बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जस्ट इतना है कि चने की बेहतर पैदावार के हवाले से चंद गुज़ारिशात मैं आपके साथ शेयर करूँ। दुनिया में चना 50 से ज़्यादा ममालिक में लगाया जाता है और ये फ़सल पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से काश्त की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हम इसके लिए वो एरिया सेलेक्ट करते हैं जो लेस फर्टाइल है, जहाँ पे दूसरी कोई फ़सल नहीं होती, वहाँ पे हम चने की फ़सल को लगाते हैं। या जो हमारी मार्जिनल लैंड्स हैं, वहाँ पे जिनकी फर्टिलिटी बहुत कम है, वहाँ लगाया जाता है। दूसरा ये है कि कुछ एरियाज़ जिस तरह पंजाब का एक बड़ा एरिया जो सैंड ड्यून्स और इंटरड्यूनल वैलीज़ पे मुश्तमिल है, जिसे हम थल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये फ़सल एक बड़े पैमाने पे लगाई जाती है। चना एक ऐसी फ़सल है जिसे हम अपने ग़िज़ाई मकासद के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके ग्रेन्स जो हैं वो हम काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए, दाल बनाने के लिए, बेसन बनाने के लिए खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं। दुनिया में भी ये काफ़ी बड़ी मिकदार में यूज़ होते हैं। जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की नीड्स हैं, वो पूरी करने के लिए हमें काफ़ी एक बड़ी मिकदार में चना जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। जो दुनिया की पैदावार है चने के हवाले से, वो कोई 900 से लेके 950 किलोग्राम फ़ी हेक्टेयर है, जबकि पाकिस्तान में ये पैदावार सिर्फ़ 400 से 440-50 केजी फ़ी हेक्टेयर है, जो दुनिया के हिसाब से आधी है या आधी से भी कम है। तो इसमें जब काफ़ी सारी जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, वो इस बात की एविडेंट हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेज की जा सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो शायद नेचर के हाथ में हैं, या ये है कि चूँकि ये क्रॉप एक बड़े पैमाने पे बारानी एरियाज़ में लगती है, तो बारिश के अगर जो स्पेल्स हैं वो सही वक्त पे और सही मिकदार में ना हों, तो ये इस फ़सल की जो पैदावार है वो मुतासर होती है। जो कुछ चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर हम मैनेज कर लें तो फिर भी किसी हद तक जो इसकी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो मैं चाह रहा था कि मैं कुछ जो चंद गुज़ारिशात हैं, इसकी बेहतर पैदावार के हवाले से वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ, वो ज़रूरी है कि इसको सही वक्त पे या जो इस फ़सल के लगाने का ऑप्टिमम टाइम है, उस पे लगाया जाए। ये फ़सल अगर इसे लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में लगाया जाए, तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती है। सबसे पहली बात जिसका ख़्याल रखा जाए कि इसको ऑप्टिमम टाइम पे लगाया जाए। जब ऑप्टिमम टाइम पे किसी फ़सल को आप लगाते हैं, तो बहुत सारी जो अनफ़ेवरेबल कंडीशंस हैं, जिसमें उस फ़सल पे आने वाले डिज़ीज़ेज़ हैं, उस फ़सल पे आने वाले इंसेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से वो फ़सल अवॉइड कर जाती है और एक अच्छी पैदावार एंड में हमारे सामने आती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऑप्टिमम टाइम पे इसको लगाएँ। दूसरा ये कि इसका जो सीड रेट है वो पूरा रखें, ताकि पौधों की जो तादाद है पर एकड़ आपकी वो पूरी हो। अगर आपकी चने की फ़सल आप लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो सीड यूज़ कर रहे हैं, एक तो वो किसी रिकमेंडेड वैरायटी का होना चाहिए जो उस इलाके के लिए सिफ़ारिश की गई है। दूसरी बात, उसमें ये ख़्याल करें कि आप जो वैरायटी लगा रहे हैं, अगर वो बोल्ड सीडेड है, मतलब उसके दाने अगर मोटे हैं, तो उसका सीड रेट आपको थोड़ा-सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि जो मोटे सीड हैं, वो उनकी जो तादाद बनेगी 1 एकड़ में वो कम बनेगी उनकी निस्बत जिनके बीज जो हैं वो साइज़ में छोटे हैं। तो ये ख़्याल करें कि अगर बोल्ड सीड की वैरायटी आप लगा रहे हैं, तो उसका जो सीड रेट है वो 30 से 35 केजी आप यूज़ करें 1 एकड़ के लिए। और अगर आप ऐसी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं जिसके सीड जो हैं बोल्ड नहीं हैं, मतलब ये कहें कि थोड़ा-सा बारीक हैं, तो उसका 25 केजी सीड भी सफ़िशिएंट है 1 एकड़ के लिए। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं, इसके बाद इसकी सोइंग की बारी आ जाती है।
इसकी सोइंग करें। ये जिसको पक्का वतर कहते हैं, मतलब ये ज़्यादा गीली भी ज़मीन ना हो, यानी उसका जो मुंह है ऊपर से खुश्क हो जाए, तो पक्के वतर में इस फसल को लगाएं। ये 5-6 दिनों में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो, या टेम्परेचर मतलब जो ऑप्टिमम कंडीशंस हों इसकी जर्मिनेशन की, तो उसमें 5-6 दिनों में ये फसल जर्मिनेट कर जाती है। जर्मिनेशन के अमूमन महीने से सवा महीने या 1.5 महीने के दरमियान इसमें वीड्स का एक जो इशू है वो आना शुरू हो जाता है। चूँकि 15-20 दिन पहले या 1 महीना कहें, एक इसको शील्ड मिलती है अगर आपने पैडी वहाँ कर दी है उस वजह से, या जो ऑपरेशंस आपने किए हैं, ज़मीन को मैनिपुलेट किया, तो उस वजह से शुरू में शायद वीड्स ना आएँ, लेकिन महीने के अंदर या महीने से जब ऊपर टाइम गुजरता है तो इसमें वीड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अमूमन आजकल के दिनों में लेट नवंबर में हमारी फसलों में और थल के एरिया में हमने ऑब्ज़र्व किया कि वीड्स ग्रो करना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो थल का सबसे बड़ा वीड है वो प्याज़ी है, और इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे वीड्स हैं, रेवाड़ी हो गया, इसके अलावा बाथू भी आपाश इलाकों का एक वीड है। तो ये वीड्स अमूमन लेट नवंबर में या अर्ली दिसंबर में ग्रो करना शुरू करते हैं। तो अगर आप इन वीड्स को इस टाइम पे जब ये ज़मीन से निकल रहे होते हैं, या मतलब ये कहें कि ये छोटे होते हैं, उस वक्त पे आप अगर कंट्रोल करें तो इनका कंट्रोल करना बड़ा आसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप फील्ड को बाकायदगी से ऑब्ज़र्व करें, बाकायदगी से उसका विज़िट करें। जब ये आपको नज़र आने लगे कि आपके फील्ड्स में ये ग्रो करना शुरू हो गए हैं, तो आप बगैर वक्त ज़ाय किए इनको कंट्रोल करें। इनको कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका, जब ये बहुत छोटे होते हैं तो उस वक्त एक इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप इसके अंदर रोटरी चला दें, जिसे एक बंदा पकड़ के, वो हैंड ड्रिवन एक छोटा सा इम्प्लीमेंट है, वो जो है वो चलाया जाए तो काफ़ी हद तक जो वीड्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, और इससे एक बंदा 5 से 6 कनाल एक दिन में कर लेता है। जो मतलब अगर आप कसोले से या किसी और ज़रिए से अगर आप करते हैं, 2 से 3 कनाल एक जो फील्ड वर्कर है वो वीडिंग या होइंग कर सकता है। तो रोटरी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, चूँकि इससे आप ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर कसोले से फील्ड में लेबर लगा के इसको वीड्स को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो दूसरी अहम बात है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, वो ये है कि अगर आप सही टाइम पे लगा देते हैं, ज़मीन के अंदर अगर मॉइस्चर अच्छा है, या बारिश के कोई 1-2 स्पेल्स आ जाते हैं इस दौरान, तो अमूमन लेट दिसंबर में या अर्ली जनवरी में ये देखा गया है कि आपकी फ़सल जो है वो काफ़ी हाइट गेन कर लेती है। आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि अगर आपकी क्रॉप 10 इंच से बढ़ जाए लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, या 10 जनवरी तक, यानी 20-25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक अगर आपकी फ़सल की जो हाइट है वो 10 इंच या इससे ज़्यादा है, तो यू शुड डू निपिंग। आप इसकी टपिंग कर दें, इसकी निपिंग कर दें, इसकी जो 4-5-6 इंच ऊपर वाला एरिया है उसको काट दें। या फिर ये है कि ट्रेडिशनली थल में लोग इसमें बकरियों के ज़रिए ग्रेजिंग करा देते हैं, या भेड़ों के ज़रिए ग्रेजिंग करा देते हैं। अगर ये प्रैक्टिस अपनाई जाए तो इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि क्रॉप जो है ओवर ग्रो करने से रुक जाती है, वो नीचे से फिर स्प्राउट करना शुरू करेगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो क्रॉप की सेकेंडरी ब्रांचेज़ हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये फ्रूट बेयरिंग होती हैं, जिस पे पोड्स लगते हैं, जिस पे आपका फल लगना शुरू होता है, तो वो ज़्यादा बनती हैं इससे। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी जो फ़ील्ड्स की या जो आपकी क्रॉप की परफ़ॉर्मेंस है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और एक अच्छी पैदावार की वो ज़ामिन होगी। दूसरी प्रैक्टिस मतलब ये करें कि आप निपिंग करवाएँ अगर आपकी क्रॉप ओवर ग्रो कर रही है। फिर इसके बाद इस पे अमूमन ज़्यादा आपको फ़सल जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिसेस नहीं माँगती, यानी आप इसके वीड्स कंट्रोल करें, इसकी अगर ओवर ग्रोथ हो रही है तो उसको कंट्रोल करें। फिर ये देखें कि दिसंबर लेट में या अर्ली जनवरी में अमूमन फोग होती है,
और दूसरा कोहरा पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चिलिंग टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर से क्रॉप को बचाने के लिए एक इरिगेशन कर दी जाए तो वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होती है। एक बेहतर क्रॉप को फ्लोरिश करने में, एक बेहतर क्रॉप बनाने में वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होती है। चूँकि उस वक़्त पे अगर पानी ना लगाया जाए फसल को, तो ठंड की वजह से, चिलिंग टेम्परेचर की वजह से जो पौधे की परफ़ॉर्मेंस है, उसकी जो ग्रोथ है, वो रुक जाती है। तो उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए और पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए आप उस वक़्त अगर पानी लगा दें, तो पौधा बड़े अच्छे तरीके से जो ठंड है उसका मुकाबला भी करता है और एक अच्छी पैदावार भी आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी दिसंबर जनवरी में अगर मौसम जब ज़्यादा ठंडा होता है तो उस वक़्त एक इरिगेशन अगर बारिशें नहीं हुई तो कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके बाद जो मरहला आता है, जो इम्पोर्टेंट है, मैं समझ रहा था मैं आपसे शेयर करूँ, वो ये है कि मार्च में जाके जब टेम्परेचर थोड़ा-सा राइज़ करता है, तो इस पे एक इश्यू आता है चने के ऊपर। इस पे एक सुंडी जिसका नाम चिकपी पॉड बोरर है या जिसे आम ज़ुबान में टाड की सुंडी कहते हैं, उस सुंडी का इस पे अटैक आता है। और ये अटैक इतना शदीद होता है कि अगर इसको अनटच छोड़ दिया जाए फसल को, तो अगर शिद्दत इसकी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस हद तक भी देखा गया है कि इसका लॉस 80% और बाज़ फ़ील्ड्स में 90% तक भी चला गया है। मतलब आपकी जो पैदावार है, उसका 80 टू 90% तक लॉस भी ये इंसेक्ट कर सकता है। अगर इसको सही टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए, तो एक बड़ा लॉस जो है फसल को बेयर करना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि जब आपकी पॉड बेयरिंग शुरू हो, जब आपकी फसल पे पोड्स लगना शुरू हों, तो उस वक़्त प्रिवेंटिव एक स्प्रे कर दें पॉड बोरर का। ये स्प्रेज़ इतने महँगे नहीं होते, ये मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बड़ा ईज़िली हर जगह जहाँ-जहाँ चना लगता है, तो मार्केट में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 600-800 रुपए की एक कम कीमत में पर एकड़ के हिसाब से वो अवेलेबल हैं। आप वो यूज़ करें, तो इंशाअल्लाह एक अच्छी पैदावार की आप तवक्को रख सकते हैं फसल से। अगर ये सारे अवामिल और सही टाइम पे किए जाएँ तो इंशाअल्लाह एक अच्छी पैदावार की आप तवक्को कर सकते हैं। और मुल्की लेवल पे भी और इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे भी एक अच्छी पैदावार हमारे सामने आ सकती है। तो ये चंद गुज़ारिशात थी, मैं चाह रहा था मैं आप लोगों से शेयर करूँ। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।